ओके तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में हर लाइन को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के छोटे से क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, जीवों के अध्ययन और समझने के लिए भौतिक या रासायनिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन 2025 में आया था नीट में कि जीवों के अध्ययन और समझने के लिए भौतिक या रासायनिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं न्यूनीकरण बायोलॉजी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश ने कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज की। तो किसने कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज किया था? जीएन रामाचंद्रन, हमारे परम पूज्य बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर साहब जीएन रामाचंद्रन। तो जीएन रामाचंद्रन ने कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज की। जीव विज्ञान में रामाचंद्रन के 2 योगदान, ऐसा कौन सा 2 योगदान है रामाचंद्रन के, उसको लिखना है हम लोग को। तो पहला योगदान है कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज। कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज, कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज। दूसरा योगदान है रामाचंद्रन प्लॉट के उपयोग से। रामाचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण। प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण। तो क्या समझे आप यहाँ पर कि तीसरा क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? जीव विज्ञान में रामाचंद्रन के 2 योगदान था। पहला योगदान था कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज। दूसरा योगदान रामाचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण। आइए अगला क्वेश्चन, डैश ने सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? आप सभी जानते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, शॉर्ट में इसको लीवेनहॉक कहा देते हैं हम लोग, पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा और किसने वर्णन किया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हम लोग कह देंगे। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखा सबसे पहले कोशिका को। डैश ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831। हालांकि यहाँ पूछा नहीं गया, हम फिर भी आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, मैथियस सलाइडेन एक जर्मन या ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री या प्राणी वैज्ञानिक थे। क्या था मैथियस सलाइडेन? जर्मन का वैज्ञानिक, वनस्पति का था या प्राणी का शास्त्री था? तो आप सबको पता है कि मैथियस सलाइडेन एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे। क्या था? जर्मन वनस्पति शास्त्री। इसने किस चीज के बारे में बताया? इसने बताया कि पादप कोशिका विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो पादप उत्तक का निर्माण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, थियोडोर स्वान एक ब्रिटिश या जर्मन प्राणी शास्त्री या जर्मन वनस्पति शास्त्री या प्राणी शास्त्री थे। तो हम सबको पता है कि थियोडोर स्वान एक जर्मन प्राणी शास्त्री थे। हालांकि ब्रिटिश प्राणी शास्त्री दिया गया है पुराने बुक में, लेकिन न्यू बुक में करेक्शन करके जर्मन कर दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में थियोडोर स्वान एक जर्मन प्राणी शास्त्री थे। विज्ञानी भी कह सकते हैं।
तो क्या हम लोग ने देखा कि अगला क्वेश्चन का हम लोग का उत्तर हुआ थियोडोर स्वान एक जर्मन प्राणी शास्त्री थे। ओके, आगे आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में स्लाइडेन ने पौधे की अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? किस वर्ष स्लाइडेन ने पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? तो 1838 में पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किसने? स्लाइडेन ने, 1838 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, स्वान ने किस वर्ष में विभिन्न प्रकार की जंतु कोशिका का अध्ययन किया? आप सबको पता है कि स्वान ने एक प्राणी शास्त्री थे जो कि जर्मन के थे और जंतु का पर अध्ययन किया, जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया, हालांकि पादप कोशिकाओं का भी अध्ययन किया। तो किस वर्ष किया था? 1839 में किया था, ठीक इसके एक वर्ष बाद में। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश ने बताया कि कोशिकाओं की एक पतली परत होती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली के रूप में जाना जाता है। क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। किसने बताया कि कोशिका की पतली बाहरी परत होती है? कोशिका के बाहर एक पतली परत होता है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ये बात को किसने कहा? तो हम सबको पता है कि भाई ये जो हमारे वैज्ञानिक थे स्वान ने बताया, थियोडोर स्वान, जिसको हम लोग पूरा नाम में कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, स्लाइडेन ने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिका की एक अनूठी विशेषता है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ है दोस्तों कि स्लाइडेन ने निष्कर्ष नहीं निकाला था, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? गलत होगा, गलत। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? आइए आपको हम बताते हैं सही उत्तर। कहता है स्लाइडेन ने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिकाओं की एक अनूठी विशेषता है। तो स्लाइडेन तो नहीं निकाला था कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिका का अनूठी विशेषता है। तो यह विशेषता किसने बताया? तो स्वान ने बताया कि, तो गलत हो गया इसका उत्तर। किसने बताया? स्वान ने बताया। स्वान ने क्या बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का एक अनूठी विशेषता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर इसका क्या होता? स्वान होता, लेकिन यहाँ पे स्लाइडेन दिया था इसलिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश ने प्रस्तावित किया कि प्राणी और पौधों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पाद से, कोशिका का उत्पाद का मतलब होता है उत्तक, कोशिका के उत्पाद का क्या मतलब होता है? उत्तक, यानी कि कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बनता है पौधे का शरीर और प्राणियों का शरीर। यह बात किसने बताया? तो यह बात हमारे स्वान साहब ने बताया था। कब? 1839 में, 1839 में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान ने। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर का, डैश ने सबसे पहले समझाया कि नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। किसने बताया सबसे पहले कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है? तो सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने बताया। रुडोल्फ विर्चो 1855, कब बताया था? 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका, हालांकि इसने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। भाई साहब चिल्ला रहे थे अपने गली में कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस, अरे भैया बताओ ना ओमनिस सेलुला का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा दिया गया? तो अभी हमने आपको बताया कि रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया। तो अगला क्वेश्चन का भी उत्तर सेम ही हो जाएगा हम लोग का, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो कब? 1855 में। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं का प्रमुख स्थल। कोशिका में कोशिका की क्रिया का प्रमुख स्थल क्या है? आप सबको पता है कि कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं का प्रमुख स्थल होता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव यानी कि जिसको आइए आगे बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं।
अंग्रेजी भाषा में। आइए, प्रोकैरियोट्स में झिल्ली से घिरे हुए अंग पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में झिल्ली से घिरे हुए अंग नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में झिल्ली से घिरे हुए अंग पाए जाते हैं? नहीं, गलत बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत। देखिए, ध्यान देने योग वाली बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं पिछले ईयर, पीवाईक्यू है ये सब। प्रोकैरियोट्स में माइक्रोबॉडी पाए जाते हैं। क्या प्रोकैरियोट्स में माइक्रोबॉडी पाए जाते हैं? माइक्रोबॉडी को अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मकाय, अंग्रेजी भाषा में माइक्रोबॉडी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में माइक्रोबॉडी पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी झिल्लीबद्ध अंगक नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। तो इसका उत्तर क्या होगा? गलत हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम झिल्ली रहित अंग है। झिल्ली रहित मतलब झिल्ली के बिना। अगर झिल्ली सहित रहता मतलब झिल्ली लगा है, अगर झिल्ली रहित है तो झिल्ली के बिना। मतलब कि क्या राइबोसोम झिल्ली के बिना रहता है? तो सही बात है, राइबोसोम झिल्ली के बिना ही रहता है। सही बात है। आइए अगला क्वेश्चन, राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। क्या राइबोसोम सिर्फ कोशिका के द्रव में पाया जाता है, उसके कोशिकांग में नहीं पाया जाता है? गलत बात है। राइबोसोम कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, कोशिकांग में भी पाया जाता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो किन अंग में राइबोसोम पाए जाते हैं? अगर कोशिका द्रव में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ कोशिका द्रव में नहीं पाए जाते, तो किन अंग में पाए जाते हैं? तो 3 अंग और होते हैं, जो कि एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतः झिल्लिका तंत्र। इन तीनों में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। आप सबको पता होगा अगर पढ़े होंगे तो। हम लोग तो अभी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जंतु कोशिकाओं में 2 झिल्ली रहित अंग क्या है? जंतु कोशिका में 2 झिल्ली रहित अंग का नाम बताना है। आप सबको बताइए, जंतु कोशिका में 2 झिल्ली रहित अंग क्या क्या होता है? तो आप सबको पता है कि एक तो राइबोसोम हो गया और दूसरा अपन लोग का हो गया ये तारक का या तारक केंद्र जिसको कहते हैं। तो राइबोसोम और तारक काय, या फिर तारक केंद्र, सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? झिल्ली रहित अंग है, झिल्ली के बिना होने वाला। रहित मतलब झिल्ली के बिना, अगर सहित रहता तो झिल्ली के साथ। यानी कि जंतु कोशिका में 2 ऐसा अंग है जो कि झिल्ली के बिना पाया जाता है। कौन कौन सा अंग? राइबोसोम और तारक काय। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 24। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहा जाता है। तो सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका विभाजन करना। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा की लंबाई कितनी होती है? आप लोग उत्तर दीजिएगा। माइकोप्लाज्मा की लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होता है। 0.3 माइक्रोमीटर को इस प्रकार से सूचित करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः जीवाणु की लंबाई कितनी होती है? सामान्यतः जीवाणु की लंबाई तो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन जीवाणु कितने माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं? तो 3 से 5 माइक्रोमीटर तक के जीवाणु हो सकते हैं। ये को रेयर को स्थिति में हमने बताया, लेकिन सामान्यतः 1 से 2 माइक्रोमीटर ही होता है जीवाणु की लंबाई, जो एनसीईआरटी कहता है हम लोग को। सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका है। अगला क्वेश्चन, वायरस का आकार तो 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक का होता है। क्या वायरस का आकार? अच्छा, आरबीसी का व्यास। चलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7.0। चलिए इसको 29 कर लीजिए, इसको 28 कर लीजिए। ओके,
28। मानव आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर। 7.0 माइक्रोमीटर। मानव आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर। वायरस का आकार 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का आकार 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 सबसे छोटा पीपीएलओ होता है दोस्तों। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब कि पी से प्लूरो, पी से PNEU निमोनिया, एल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? आकार 0.1 माइक्रोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन, प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है? जो प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका है उसका आकार कितना होता है? 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। 10 से 20 माइक्रोमीटर। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है? 10 से 20 माइक्रोमीटर। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो आइए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में प्रतिनिधित्व कौन से जीव करते हैं? यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रतिनिधित्व कौन सा जीव करता है? तो सबसे पहले जीवाणु को ले लेंगे हम लोग। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है। पीपीएलओ हो गया, पीपीएलओ। नील हरित शैवाल हो गया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा। ये सारी चीज क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं जीवाणु, पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल हिंदी भाषा में कहें तो माइकोप्लाज्मा हो गया। अगला क्वेश्चन, यूकेरियोट प्रोकैरियोट्स की तुलना में अधिक तेजी से विभाजन करता है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स की तुलना में अधिक तेजी से विभाजन करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यूकेरियोट प्रोकैरियोट की तुलना में अधिक तेजी से विभाजन नहीं करता है, बल्कि प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स की तुलना में अधिक तेजी से विभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया के 4 मूल आकार को बताइए। तो गोलाकार हो गया, पहला गोलाकार जिसको कॉकस भी कहते हैं, कॉकस। दूसरा दंडाकार या फिर छड़ाकार, दंडाकार जिसको बैसिलस कहते हैं, बैसिलस। तीसरा सर्पिलाकार, सर्पिलाकार सांप के जैसे आकार का रहेगा दोस्तों, जिसको स्पाइरेलम कहते हैं, स्पाइरेलम। उसके बाद कोमाकार, कोमाकार जिसको विब्रियो कहते हैं, विब्रियो। ओके आइए चारों आकार हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोलाकार, दंडाकार, सल्पिलाकार, कोमाकार या फिर कोषाकार भी इसको कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सिवाय डैश के सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति मौजूद होते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों नीट में कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको छोड़ करके सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति मौजूद होते हैं। आप सबको पता है कि सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति तो होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट्स है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा है जो जिसमें कि नहीं पाया जाता है क्या? कोशिका भित्ति। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स में एकल गुणसूत्र होते हैं। सही बात है, एकल वलयाकार डीएनए होता है, इसलिए इसको कह दें प्रोकैरियोट्स में एकल गुणसूत्र होते हैं। सही बात है। अगला, प्रोकैरियोट्स में गोलाकार डीएनए होता है। सही बात है, प्रोकैरियोट्स में गोलाकार डीएनए होता है। अगला, जीनोमिक डीएनए यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को कहा जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड डीएनए। ओके, जो कि अर्धस्वायत्त होता है, यानी कि आधा निर्णय खुद के द्वारा ले सकता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया को कुछ विशिष्ट डैश प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया को? तो प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया को कुछ विशिष्ट फिनोटाइपिक लक्षण प्रदान करता है, या फिर जिसको समलक्षण भी कह देंगे हम लोग। तो प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया को समलक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे समलक्षण के उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, प्रतिजैविक
प्रतिरोध, प्रतिरोध। एंटीबायोटिक हो गया, एंटीबायोटिक को हिंदी भाषा में प्रतिजैविक कहते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोध। ऐसे समलक्षण क्या हो सकते हैं? प्रतिजैविक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु किया जाता है? ऐसा क्या चीज है जिसका उपयोग बाहरी डीएनए के रूपांतरण करने के लिए किया जाता है? तो प्लाज्मिड डीएनए है, ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मिड डीएनए। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स में कुछ विशेष प्रकार के डैश मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्वृष्ट पिंड मिलते हैं, अंतर्वृष्ट पिंड मिलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 43, कोशिका झिल्ली का विशिष्ट विभेदित रूप जिसे डैश कहा जाता है? कोशिका झिल्ली का एक विशिष्ट विभेदित रूप जिसे क्या हम लोग मीजोसोम भी कहते हैं, आप सबको पता है, मीजोसोम या मीसोसोम भी कहा जाता है अंग्रेजी में, मीसोसोम। आइए, प्रोकैरियोट्स में रासायनिक रूप से जटिल कोशिका आवरण होता है? क्या प्रोकैरियोट्स में रासायनिक रूप से जटिल कोशिका आवरण होता है? सही बात है, प्रोकैरियोट्स में रासायनिक रूप से जटिल कोशिका आवरण होता है। अगला क्वेश्चन, 3 स्तरीय आवरण बताइए। वो 3 स्तरीय क्या आवरण है जो जटिल रूप से पाया जाता है? वो 3 स्तरीय आवरण का नाम बताना है। तो आइए हम लोग नामकरण करते हैं 3 स्तरीय आवरण का। तो सबसे पहला आवरण है ग्लाइकोकेलिक्स, सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक, इसके अंदर होता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल जिसको कहते हैं, इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है, डैश द्वारा विकसित ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया बैक्टीरिया को किन 2 श्रेणी में विभाजित किया करती है? किसने पद्धति विकसित किया जिससे कि 2 श्रेणी में बैक्टीरिया को बांटा गया है? तो क्रिस्टियन ग्राम नामक वैज्ञानिक थे, क्रिस्टियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने 2 भागों में बांटा जीवाणु को। एक को कहा ग्राम धनात्मक जीवाणु, ग्राम धनात्मक जिसका रंगीन हो गया रंग बैंगनी, धनात्मक जीवाणु बैक्टीरिया बोल देते हैं। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु बैक्टीरिया या, ठीक, ओके, यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। आइए अगला क्वेश्चन, ढीली आच्छद ग्लाइकोकेलिक्स को क्या कहा जाता है? जो ढीला आच्छद ग्लाइकोकेलिक्स होता है सबसे बाहरी, और उसको अवपंक परत कहते हैं, अवपंक परत, अंग्रेजी में स्लाइम लेयर। मोटी व कठोर ग्लाइकोकेलिक्स को क्या कहा जाता है? संपुटिका या कैप्सूल? संपुटिका, अंग्रेजी में कैप्सूल। ओके, अगला, कोशिका भित्ति का कार्य। तो कोशिका भित्ति कोशिका का आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? कोशिका को आकार प्रदान करता है। सबसे पहला काम तो यही है, आकार प्रदान करना, फिर सुरक्षा भी प्रदान करेगा, फिर कोशिका को फटने तथा निपातित होने से बचाता है। कोशिका को फटने तथा, फटने मतलब फट जाता है, निपातित मतलब उसको सुटकने से बचाता है, निपातित होने से बचाता है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 51, प्लाज्मा झिल्ली, नहीं 50, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली संरचनात्मक रूप से यूकेरियोटिक के समान होते हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल सिंपल बात है कि प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली और यूकेरियोट्स की कोशिका झिल्ली दोनों समान होते हैं। तो सही बात है, दोनों समान होता है, सही बात है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली और यूकेरियोटिक की कोशिका झिल्ली दोनों समान हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का फैलाव किन 3 रूप में होता है? हाँ, तो कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का जो फैलाव होता है जिसको मीजोसोम कहते थे, उसका कौन सा 3 रूप होता है? तो एक तो वो हो गया अपना जो उसको कह रहे थे आप उन लोग पुटिका या फिर नलिका या फिर पटलिका। पुटिका, नलिका या पटलिका, याद रखिएगा, पुटिका, नलिका या फिर पटलिकाएं। ओके, अगला, मीजोसोम किन चीज़ों की सहायता करता है? किन चीज़ों में सहायता करता है? तो मीजोसोम किन चीज़ों में सहायता करता है? तो मीजोसोम श्वसन में सहायता करता है, श्वसन में सहायता करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, और इसका पुत्री कोशिका में इसका वितरण करेगा। पुत्री कोशिका में वितरण करेगा। वितरण यानी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, जो डीएनए बना था, इस डीएनए का फिर अगली पुत्री कोशिका में इसका वितरण करेगा। कौन? मीजोसोम। ओके, आगे, सेप्टा का निर्माण करेगा। सेप्टा मतलब क्रॉस वाल पट, सेप्टा निर्माण, या फिर कह सकते हैं भित्ति का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भित्ति निर्माण करेगा। कौन सा भित्ति का? जो कोशिका विभाजन के समय बनता है। आगे आप समझिएगा अच्छे से। और क्या करेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है, क्षेत्रफल को बढ़ाता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सारी चीज़ को बढ़ाता है? जैसे कि आप श्रावण करेगा, श्रावण के क्षेत्रफल को भी बढ़ाता है, और एंजाइम की मात्रा को भी बढ़ाता है। एंजाइम की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ है, ये सारा काम है किसका? मीजोसोम का। मीजोसोम इन सारी चीज़ों में सहायता करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, साइनोबैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे क्या कहते हैं? वर्निकी लवक कहते हैं। वर्निकी लवक या फिर क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। आइए, कहा जाता है इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इनमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। इनमें प्रकाश संश्लेषण। तो इसका उत्तर क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार को वर्निकी लवक या क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोश कशाभिका के 3 भाग क्या क्या हैं? तो जीवाणु कोश कशाभिका के 3 भाग होते हैं, जो कि सबसे पहला है आधारी काय, दूसरा अंकुश, तीसरा तंतु, जो कि सबसे लंबा भाग है। तीनों में सबसे लंबा भाग क्या होता है? तंतु। जीवाणु में पक्षमाभी अनुपस्थित होता है, सही बात है, जीवाणु में पक्षमाभी नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में पक्षमाभी नहीं होता है। अगला, डैश एक विशेष प्रोटीन से बनी लंबी नलिकाकार संरचना होती है, सही बात है। पीलिन प्रोटीन का बना हुआ रोम क्या होता है? पीलिन प्रोटीन का बना हुआ लंबी नलिकाकार संरचना होता है। विशेष प्रोटीन का क्या नाम है? पीलिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, लघुसुक डैश लघुसुक जैसे तंतु कोशिका से के बाहर प्रवर्धित होता है। क्या है जो लघुसुक जैसा तंतु कोशिका से बाहर प्रवर्धित होता है? इस प्रकार की संरचना को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? झालर। क्या कहते हैं? झालर। आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोम और झालर भी गतिशीलता में भूमिका निभाते हैं। क्या रोम और झालर भी गतिशीलता में भूमिका निभाते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ सतह पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का आकार 15 × 20 नैनोमीटर का होता है। 15 × 20 नैनोमीटर का होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम
उप इकाई क्या होती है? प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की उप इकाई क्या होता है? तो 70S होता है। 70S जो कि दो होता है, एक होता है 50S, एक होता है 30S। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम है? कौन सा क्वेश्चन छूट गया भाई? 59 में हम लोग झालर बोले नहीं होता है, ठीक, गलत। 60 में राइबोसोम का आकार 15 गुना 20। 61 में, ठीक। 62, आइए 62 नंबर में चलते हैं। राइबोसोम एक एमआरएनए से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बहुराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। बहुराइबोसोम या फिर पॉलीसोम कहा जाता है। 63, पॉलीसोम का राइबोसोम एमआरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। सही बात है, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अगला, कोशिकाओं के में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में किस रूप में संचित होता है? कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में किस रूप में संचित होता है? तो अंतर्वृष्ट पिंड के रूप में। अंतर्वृष्ट पिंड के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन 65। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्वृष्ट पिंड झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? क्या अंतर्वृष्ट पिंड झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि अंतर्वृष्ट पिंड कोई झिल्ली द्वारा घिरी नहीं होती है, बल्कि वो स्वतंत्र होते हैं। यानी कि ये गलत बात है, गलत बात है, पाप लगेगा भैया। अंतर्वृष्ट पिंड झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। अंतर्वृष्ट पिंड के उदाहरण बताइए। हाँ, अंतर्वृष्ट पिंड के उदाहरण है साइकोफाइसिन कनिका, साइकोफाइसिन कनिका हो गया, कनिकाएं, फॉस्फेट कनिका, फॉस्फेट कनिका और साइकोफाइसिन कनिका, फॉस्फेट कनिका और ग्लाइकोजन कनिका, ग्लाइकोजन कनिका, ये सब है क्या? अंतर्वृष्ट पिंड के उदाहरण है। गैस रसधानी किन में पाई जाती है? तो गैस राजधानी जैसे कि नीले हरे शैवाल हो गया, नहीं, नीले हरे जीवाणु, नीले हरे जीवाणु और बैगनी हरे हल जीवाणु, बैगनी हरे जीवाणु, ये सब क्या इसमें क्या पाया जाता है? गैस रसधानी पाया जाता है। ओके, बात समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसका नामकरण करना है। कहता है 68 क्वेश्चन में डायग्राम 1 में दिखाए गए पादप कोशिका में कोशिकांग का पहचान करना है। तो डायग्राम 1 में क्या दिखाया गया? ये देखिए डायग्राम 1 है, इसमें पादप कोशिका का डायग्राम दिया गया है। इसमें हम लोग को दर्शाना है कि कौन सा कोशिकांग कहाँ पर दिखाया गया है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस डायग्राम में और हम लोग इसका नामकरण करते हैं। देखिए सबसे पहले ए में यहाँ पे छोटा सा संरचना आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि RER इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? RER। फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर ER भी कह सकते हैं इसको आप। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बी संरचना में क्या है? देखिए केंद्रक, यहाँ पे क्या है? केंद्रक। अगला संरचना में क्या है आप लोग का? केंद्रक, केंद्रक। अगला सी में केंद्रिका, देखिए यहां से यहां खींचा गया, यानी कि ये क्या है? केंद्रिका, केंद्रिका। अगला संरचना है डी, गोल्जी का। ये देखिए संरचना, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी का, गोल्जी का। ई, ये देखिए केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण।
आवरण। आइए आगे संरचना। आइए, नहीं दिख रहा था इसलिए छोटा कर दिए। ई के बाद एफ। एफ, ये देखिए कोशिका झिल्ली है क्या? हाँ, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जी। एच, वाह यार, एफ जी। रिक्तिका या रसधानी जिसको कहते हैं, रसधानी 90% भाग छेकता है दोस्तों ये। एच, ये देखिए कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच के संरचना को जो कि जोड़ने का काम कर रहा है, तो कोशिका भित्ति को उसको कहते हैं मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, पटलिका क्या कहते हैं? मध्य पटलिका, ध्यान रखिएगा। आई कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति सबसे बाहर, पादप कोशिका सबसे बाहर क्या है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। आइए आगे संरचना जे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना यहाँ पे देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ये देखिए छोटी छोटी सी संरचना जो आपको अपनी नंगी आंखों से दिख भी नहीं रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम, राइबोसोम। आइए अगला संरचना, ये एल क्या है? ये हरित लवक है। यहाँ पे देखिए ये छोटा संरचना है, हरित लवक, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग कहते हैं। एम, ये देखिए पूरा कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म जिसको कह रहे हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। आगे बढ़ते हैं। एन, पेरोक्सिसोम, ये देखिए छोटी संरचना, पेरोक्सिसोम आपको दिख रहा है, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। ओ माइक्रोबॉडी देखिए दिख गया, सूक्ष्मकाय यानी कि सूक्ष्मकाय। पी देखिए जीव द्रव्य तंतु जो कि कोशिका द्रव को जोड़ने का काम कर रहा है। ये देखिए कोशिका द्रव को जोड़ने का काम कर रहा है पी संरचना में, जीव द्रव्य तंतु। प्लाज्मोडेस्माटा भी इसको कहता है, जीव द्रव्य तंतु, अंग्रेजी में इसको प्लाज्मोडेस्माटा भी कहा जाता है। क्यू देखिए SER यहाँ पे हमको दिख गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर, ये देखिए लाइसोसोम चचा इधर है, अरे चचा लाइसोसोम। ओके, तो हम लोग का ये संरचना पादप कोशिका का पूरा संरचना हम लोग का नामकरण कर दिए। यहाँ पे कह रहा था कि नामकरण करने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हम लोग नामकरण कर दिए हैं ABCD के नामकरण को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली संरचना का क्या है। अगला क्वेश्चन है डायग्राम 2 में, देखिए डायग्राम 2 यहाँ पे दिया गया है। अब इसका क्या कह रहा है? डायग्राम 2 में दिखाया गया जंतु कोशिका का नाम, कोशिकांग का पहचान करना है। डायग्राम 2 में दिया गया है जंतु कोशिका, इसका पहचान करना है। तो आइए आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, हम लोग नामकरण करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है? यहाँ पे सूक्ष्मांकुर, माइक्रोविलाई जिसको कहते हैं। चलिए लिख देते हैं सूक्ष्मांकुर, जिसको माइक्रोविलाई भी कहते हैं। अगला संरचना जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली। अगला संरचना तारककाय, तारककाय या फिर सेंट्रोसोम भी जिसको कहते हैं। अगला संरचना ये छोटा सा पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। अगला संरचना ई लाइसोसोम, ओ माय गॉड, लाइसोसोम। अगला संरचना एफ,
ये छोटा सा, अच्छा लाइसो राइबोसोम, राइबोसोम। अगला संरचना जी, जी में क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला संरचना एच, देखिए आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। आई कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य, माफी चाहूंगा ग्लिच के लिए। आई क्या है? कोशिका द्रव्य। अगला संरचना जे, कोशिका सॉरी केंद्रक, के केंद्रिका, केंद्रिका। जे, अरे भाई ये क्या हो? जे केंद्रिका, के केंद्रिका, जे केंद्रक, के केंद्रिका। सही है, सही सही। एल केंद्रक आवरण, अरे भाई जे के एल ना होगा, केंद्रक आवरण। आवरण। आगे एम, एस ई आर दिख गया भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एस सी आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एन गोल्जी का है, गोल्जी का है। तो ओके, आप लोग यहाँ तक समझे होंगे कि यह है जंतु कोशिका का नामकरण हम लोग कर दिए, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप लोग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये पूरा जंतु कोशिका का नामकरण का नाम है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देख सकते हैं यहाँ पे यूकेरियोटिक कोशिका में हम लोग थे, दोनों क्वेश्चन बना लिए हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव विस्तृत कक्षयुक्त नहीं होते हैं। अरे भाई ये क्या बात हुआ? यूकेरियोटिक कोशिका में तो होता है, ये तो गलत बात हो गया सरासर। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव विस्तृत कक्षयुक्त नहीं होते हैं, होता है, होता है। यानी कि ये बात क्या हो गया? गलत, गलत। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तारक का, तारक का सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्या काम करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का अध्ययन डैश के खोज के बाद हुआ? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद हुआ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद ही कोशिका झिल्ली के खोज संभव हुआ। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिपिड का ध्रुवीय सिर बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर, जबकि अध्रुवीय सिर अंदर की ओर। आइए, लिपिड घटक मुख्य रूप से क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड। लिपिड घटक मुख्य रूप से किसका बना होता है? फास्फोलिपिड। लिपिड घटक मुख्य रूप से क्या होता है? फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड के अलावा डैश भी होता है? तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अभी आपको संरचना में हम लोग दिखाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? सरासर गलत बात है भाई, कोशिका झिल्ली में तो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या हुआ? गलत हो गया, होता है भाई। अगला क्वेश्चन, मानव एरिथ्रोसाइट यानी कि मानव की आरबीसी की झिल्ली में लगभग कितना % प्रोटीन होता है? तो प्रोटीन 52% होता है, प्रोटीन 52% होता है, और लिपिड 40% होता है, 40% होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन क्या है,
डैश के आधार पर झिल्ली प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। तो निष्कर्षण के आधार पर कोशिका झिल्ली को दो प्रकार से में बांटा गया है। किस चीज़ के आधार पर? निष्कर्षण के आधार पर कोशिका झिल्ली को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है परिधीय प्रोटीन, एक होता है अंगभूत प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर स्थित होता है, सही बात है। परिधीय प्रोटीन झिल्ली के सतह पर स्थित होता है, सही बात है। अगला क्वेश्चन, अंगभूत प्रोटीन हमेशा झिल्ली के अंदर होता है? हाँ, अंदर तो होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी झिल्ली के आधा परिधि पर होता है, यानी कि ये बात गलत हो जाएगा, हमेशा स्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है डायग्राम वाला, ये डायग्राम देखते हैं हम लोग। डायग्राम में देखिए ध्यान से, कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्राम 3 में प्लाज्मा झिल्ली का कौन सा मॉडल दिखाया गया है, ए से ई तक नामांकित करें। कौन सा मॉडल है, ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा मॉडल है प्लाज्मा झिल्ली का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का तरल किरमीर मॉडल दिखाया गया है। कौन सा मॉडल दिखाया गया है? तरल किरमीर मॉडल दिखाया गया है। कब दिखाया गया था तरल किरमीर मॉडल, और किसने दिखाया था? तो तरल किरमीर मॉडल बताया था सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने कब? 1972 में। तरल किरमीर मॉडल किसका? प्लाज्मा झिल्ली का। देखिए डायग्राम में को ध्यान से देखिए, हम नामांकित करने वाले हैं डायग्राम को। क्या है डायग्राम में? देखिए सबसे पहले ए संरचना को क्या कहते हैं? शर्करा। क्या कहते हैं? शर्करा। बी संरचना को क्या कहा जाता है? परिधीय प्रोटीन। प्रोटीन संरचना सी द्विस्तरीय लिपिड। लिपिड द्विस्तरीय कहते हैं, हालांकि चलिए कोई बात नहीं, लिपिड द्विस्तरीय परत, ठीक, ओके। आइए डी संरचना अंगभूत प्रोटीन। देखिए यहाँ पे डी संरचना बना है अंगभूत प्रोटीन, हालांकि ये पूर्णतया अंगभूत प्रोटीन है, लेकिन हम इसको लिखेंगे अंगभूत प्रोटीन। ध्यान से देखिए संरचना में अंगभूत प्रोटीन, ओके। आइए ई संरचना भी है, चलिए ई को हम लोग कह देंगे कोलेस्ट्रॉल। ई को क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे ई संरचना में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। आइए आगे हम लोग संरचना में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ए से ई तक नामांकित भी कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तरल किरमीर मॉडल है, सिंगर और निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। ये संरचना ए में है शर्करा, बी में परिधीय प्रोटीन, सी में लिपिड द्विस्तर, डी में अंगभूत प्रोटीन, ई में कोलेस्ट्रॉल है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ध्यान से देखिए, कहता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा और किस वर्ष? ये तो हम बता ही दिए यहाँ पे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखिए यहाँ पे 83 नंबर लिख दीजिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा? सिंगर और निकलसन के द्वारा। कब? 1972 में, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन 84, लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति किसमें मदद करता है? तो लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति किसमें मदद करता है दोस्तों? पार्श्विक गति में मदद करता है। किसके? प्रोटीन की पार्श्विक गति में मदद करता है। प्रोटीन जब गति करता है, यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन लगा हुआ है, इसकी पार्श्विक गति में मदद करता है। पार्श्विक गति में, प्रोटीन की पार्श्विक गति में मदद करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, झिल्ली के भीतरी गति करने की क्षमता को इसके तरलता के रूप में मापा जाता है। किस चीज़ के रूप में? तरलता के रूप में मापा जाता है। तरलता के रूप में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, झिल्ली की तरल प्रकृति क्यों महत्वपूर्ण है? झिल्ली की तरल प्रकृति क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए क्योंकि कोशिका वृद्धि यहीं से होगा। कोशिका वृद्धि होगा, कोशिका का विभाजन होगा, अंतर कोशिक जंक्शन का निर्माण होगा, यानी कि अंतर संयोजन का, अंतर कोशिक संयोजन
अंतकोशिक, देखिए अंतरकोशिक संयोजन और अंतकोशिक दोनों अलग बात है। अंतकोशिक 1 2 3 4 5वां श्रावण, कोशिका का श्रावण करने का काम करेगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का उत्तर। झिल्ली की तरल प्रकृति इन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। क्या क्या? कोशिका का वृद्धि, कोशिका का विभाजन, को अंतरकोशिक जंशन, अंतकोशिक और श्रावण पे निर्भर करेगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रासरण को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रासरण को परिभाषित करना है। तो प्रासरण किसे कहते हैं? जल की अपनी अधिक सांद्रता से, जल की अपनी अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से, जल की अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन, कम सांद्रता की और परिवहन की क्रिया को प्रासरण कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे। आगे आइए बढ़ते हैं। झिल्ली इसके दोनों और मौजूद कुछ अणु के लिए चयनित रूप से पारगम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पहले कहता है झिल्ली इसके दोनों और मौजूद अणु के लिए चयनित रूप से पारगम है। बिल्कुल सही बात है। दोनों ओर के लिए, क्या कोशिका के अंदर जाएगा, क्या कोशिका के बाहर जाएगा, इसके लिए क्या है? झिल्ली चयनित रूप से पारगम है। सक्रिय परिवहन के उदाहरण क्या हो सकता है? सक्रिय परिवहन के उदाहरण। अगला टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से प्रश्न जो है, कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे स्लाइडेंस रॉबर्ट हुक ने ही बताया कि कोशिका भित्ति क्या है? निर्जीव है। तो अगला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग का हो जाएगा निर्जीव है, जो कि सही बात है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति के कार्य को बताइए। कोशिका भित्ति के वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हम लोग बताते हैं कि शैवाल, कवक, पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण का काम करता है। शैवाल, कवक, पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है। क्या काम करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। अगला काम हम लोग लिखते हैं, संक्रमण तथा यांत्रिक हानि से बताएगा। संक्रमण तथा यांत्रिक हानि से बचाएगा। यांत्रिक हानि से बचाएगा। कोशिका का आकार का निर्धारण करेगा। कोशिका के आकार का निर्धारण करेगा। आसपास की कोशिकाओं को आपस में जोड़ेगा। आसपास की कोशिका को जोड़ता है। आइए, कैसा संरचना होता है? दृढ़ संरचना होता है। दृढ़ संरचना होता है। कोशिका भित्ति कैसा होता है? एकदम दृढ़ होता है। पूर्णतया पारगम होता है। पूर्णतया पारगम्य। ये सब क्या है? कोशिका भित्ति के काम है। ये सब क्या है? कोशिका भित्ति के काम है, कार्य है। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कहता है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स। आइए 92 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होगा? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं हम लोग। अन्य पौधे की कोशिका किसकी बनी होती है? अन्य पौधे की कोशिका किसकी बनी होती है? तो ये हो गया हेमीसेलुलोज।
सेलुलोज होगा, हेमी सेलुलोज होगा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टीन, प्रोटीन, पैक्टीन, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है क्या? कोशिका, पौधे की कोशिका भित्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है, प्राथमिक भित्ति में ही वृद्धि की क्षमता होती है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक भित्ति में कोशिका की बाहरी या भीतरी भाग पर बनती है। द्वितीयक भित्ति कहाँ पर बनती है? कोशिका के बाहरी भाग या भीतरी भाग? तो भीतरी भाग में बनती है, भीतरी भाग में, भीतरी भाग में बनता है। मध्य पटलिका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम, कैल्शियम पैक्टेट, पैक्टेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, मध्य पटलिका क्या करती है? मध्य पटलिका आसपास की कोशिका को जोड़ती है, आसपास की कोशिका भित्ति को जोड़ता है, भित्ति को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, डैश में, डैश एवं डैश में आड़े तिरछे स्थित होते हैं जो आसपास की कोशिकाओं को कोशिका द्रव से जोड़ती है। कोशिका भित्ति में कैल्शियम पैक्टेट, जीवद्रव्य तंतु, आड़े तिरछे। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का उत्तर होगा, कैल्शियम, यहाँ पे होगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति एवं कैल्शियम पैक्टेट, एवं कैल्शियम पैक्टेट में जीवद्रव्य तंतु, जीवद्रव्य तंतु जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं, जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे स्थित होते हैं जो आसपास की कोशिकाओं को कोशिका द्रव से जोड़ता है। जीवद्रव्य तंतु क्या काम करता है? कोशिका द्रव को जोड़ने का काम करता है। जीवद्रव्य तंतु किस क्या काम करता है? कोशिका द्रव को जोड़ता है, कोशिका द्रव्य को जोड़ता है। जबकि कैल्शियम पैक्टेट कोशिका भित्ति को जोड़ने का काम कर रहा था। कैल्शियम पैक्टेट तो मध्य पटलिका हो गया, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका किसका बना रहेगा? कैल्शियम पैक्टेट का। ये क्या करेगा? कोशिका भित्ति को जोड़ने का काम करेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अंतःझिल्लिका तंत्र के अंगक संरचना और कार्य के आधार पर अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अंतःझिल्लिका तंत्र के कार्य और संरचना दोनों ही अलग अलग होते हैं। अंतःझिल्लिका तंत्र में कार्य होता है क्या क्या? अंतःझिल्लिका तंत्र में क्या होता है? तो अंतःझिल्लिका तंत्र में हमारा अंतःप्रदर्वी जालिका, जिसको कि शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और अंतःप्रदर्वी जालिका हो गया, गोल्जी का हो गया, अंतःप्रदर्वी जालिका, गोल्जी का, लयन का, जिसको लाइसोसोम भी कहते हैं। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, G मतलब गोल्जी का, L मतलब लाइसोसोम, अंतःप्रदर्वी जालिका, गोल्जी का, लयन का, और रसधानी, रसधानी को वैक्यूल्स कहते हैं। चलिए शॉर्ट में लिख दिए हम चारों को। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सीसोम के कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ संबंधित नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सीसोम के कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं होते हैं, यानी कि ये बात हम लोग का सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, डायग्राम 4 में दिखाए गए कोशिकांग को पहचाने और ये
से ई तक नामांकित करें। देखिए डायग्राम 4 में यहाँ पे कोशिकांग दिया गया है, ये डायग्राम 4 है। ये कौन सा कोशिकांग है देख के आप बता सकते हैं। डायग्राम 4 में कोशिकांग का नाम है अंतःप्रदर्वी जालिका, जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक। और कोशिकांग ए में है केंद्रक, केंद्रक। बी में है केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र। सी में है खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका, जिसको शॉर्ट में RER भी कहते हैं। डी में है राइबोसोम, राइबोसोम। ई में है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका पूरा नाम होता है चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अंतःप्रदर्वी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय स्थान को डैश और डैश में विभाजित करता है। अंतःप्रदर्वी जालिका अंतःप्रदर्वी जालिका का जो अंतःकोशिकीय स्थान है वो स्थान को किस किस भाग में बांटता है। देखिए एक तो खाली स्थान है, एक जिसमें भरा हुआ स्थान है। तो खाली स्थान को कहते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस, और जो स्थान अंतःप्रदर्वी जालिका से घिरा हुआ है यानी कि भरा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं लुमिनल स्पेस। तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा लुमिनल स्पेस और नॉन लुमिनल स्पेस या फिर एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लुमिनल एंड नॉन लुमिनल या एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। ओके, समझ में आया होगा आपको। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होता है उसे क्या कहा जाता है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होता है उसको हमने क्या कहा था, यहाँ पर उसको हमने कहा था खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका या फिर RER। तो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की अनुपस्थिति में ER को क्या कहा जाता है। यानी कि जब राइबोसोम जहाँ पर नहीं था तो उसको हमने क्या कहा, SER कहा था हमने, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था उसको। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का RER को सक्रिय रूप किन कोशिकाओं में देखा जाता है। RER किन कोशिकाओं में सक्रिय होता है। एक तो जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और जो स्रावन करता है, प्रोटीन संश्लेषण और जो स्रावन में भूमिका निभाता है, स्रावन, जो स्रावन में सक्रिय होता है उनमें क्या होता है, RER सक्रिय रूप से होता है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, RER कहाँ तक फैला होता है। देखिए RER यहाँ केंद्रक झिल्ली के बाहरी झिल्ली तक होता है, केंद्रक के बाहरी झिल्ली तक। हम तो आंसर हो गया केंद्रक का बाहरी झिल्ली तक, बाहरी झिल्ली तक। ओके, अगला क्वेश्चन, SER क्या करता है। तो SER तो लिपिड का निर्माण करता है, जिसको लिपिड संश्लेषण हम लोग बोलते हैं, लिपिड संश्लेषण। और क्या करता है RER, तो दवाओं का, लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन का भी, STEROIDAL, स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण करता है, ठीक, संश्लेषण करता है। और क्या करता है, दवाओं का डिटॉक्सिफिकेशन, दवाओं का डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है जो भी विषकारी चीज़ है उसको उससे ख़त्म कर देना, विषकारी पदार्थ को ख़त्म कर देना। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब विषकारी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो SER क्या कर रहा है, लिपिड का संश्लेषण कर रहा है, स्टेरॉयडल हार्मोन का निर्माण कर रहा है, दवाओं का डिटॉक्सिफिकेशन मतलब दवा से विषकारी प्रभाव को मुक्त कर रहा है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायग्राम 5 में दिखाए गए कोशिकांग को पहचाने, X का नामांकित करें। डायग्राम 5 में देखिए यहाँ पे डायग्राम 5 दिया गया है, X क्या है, देखिए गोल्जी का है। डायग्राम 5 में क्या दिया गया है, गोल्जी का दिया गया है, गोल्जी का।
गोल्जी काय में किस चीज़ का एक्स में क्या संरचना है, तो ये देखिए ये क्या संरचना है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ये संरचना का नाम है कुंड या फिर सिस्टर्नी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसका नाम क्या है, कुंड। इस संरचना का क्या नाम है, कुंड या फिर सिस्टर्नी अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश ने वर्ष डैश में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना देखी। किसने घनी रंजित जालिकावत संरचना देखी केंद्रक के पास और किस वर्ष में, तो हम लोग का उत्तर है कैमिलो गोल्जी 1898 में। कैमिलो गोल्जी कब, 1898 में। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने देखा, किसको, गोल्जी काय को। कहाँ, केंद्रक के पास। कैसा संरचना में, घनी रंजित जालिकावत संरचना में। ओके, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। गोल्जी काय में डैश आकार की, गोल्जी काय कैसा आकार की संरचना, देखिए डिस्क आकार की संरचना आपको दिख रहा है, टेढ़ा सा डिस्क आकार की, सॉरी माफी चाहूँगा। गोल्जी का कैसा दिख रहा है, डिस्क आकार की टेढ़ा आकार का संरचना दिख रहा है कि डैश या डैश होता है, इसमें क्या होता है, कुंडी या फिर सिस्टर्नी इसको कहा जाता है, थैली या कुंडी कहा जाता है, इसको कुंड कहा जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी काय में डैश, मतलब कि गोल्जी काय किस आकार की संरचना होती है, डिस्क आकार की संरचना होती है। इस डैश में डिस्क आकार हो जाएगा कि डैश या डैश होती है कि कुंड या थैली होती है, कुंड या थैली होती है। यहीं तक हम लोग का उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। थैली या कुंड डैश माइक्रोन का होता है। अब ये थैली या कुंड जो है कितने माइक्रोन का है, कितने माइक्रोन का है, सोचिए। स्मरण करने वाली बात है कि थैली या कुंड कितने माइक्रोन का, इसकी लंबाई कितना है, तो एनसीईआरटी कहता है इसकी लंबाई है 0.5 माइक्रोन। ओके, आइए, ये एक दूसरे के समांतर या लंबवत होता है, ये एक दूसरे से समांतर है या फिर लंबवत है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, एक दूसरे के समांतर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। इसका उत्तर सोचिए आप, क्या होगा इसका उत्तर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। बिल्कुल अलग अलग, आप देख सकते हैं ये कुंड, एक कुंड, एक कुंड, तो कुंड क्या है, अलग अलग है, लेकिन आपस में जुड़े हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही, अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन, निर्माणकारी सतह कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव या शीश या ट्रांस होता है। तो निर्माणकारी सतह जहाँ से माफी चाहूँगा, निर्माणकारी सतह को कॉन्वेक्स या शीश सतह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स, नहीं दिख रहा है, माफी चाहूँगा, कॉन्वेक्स या फिर शीश सतह कहा जाता है। निर्माणकारी सतह को कॉन्वेक्स या शीश सतह कहता है, जबकि जो परिपक्व सतह होता है उसको कॉनकेव या ट्रांस सतह कहा जाता है। अगर यहाँ पे रहता परिपक्व सतह तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाता, कॉनकेव या ट्रांस सतह। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निर्माणकारी सतह, तो निर्माणकारी सतह को कॉन्वेक्स या शीश सतह कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग का, डैश सतह कॉनकेव, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि परिपक्व सतह कॉनकेव तथा ट्रांस होता है। अभी आपको समझाए थे परिपक्व सतह, यहाँ क्या हो जाएगा, परिपक्व सतह कॉनकेव तथा ट्रांस होता है, कोशिकांग के शीश तथा ट्रांस सतह पूरी तरह से अलग होते हैं। कोशिकांग का जो सतह होता है वो शीश, किस कोशिकांग का, गोल्जी काय का कोशिकांग जो है शीश और ट्रांस सतह पूरी तरह से अलग होता है। सही बात है, पूरी तरह से अलग होता है दोनों, हमने संरचना में देखा अभी।
सिस और ट्रांस सतह आपस में जुड़े नहीं होते हैं, ये बात तो गलत है। आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पे सिस और ट्रांस, यहाँ पे देखिए एक सिस्टर्नी को दो सिस्टर्नी से जोड़ने का काम ये छोटी सी संरचना कर रहा था। इसमें भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। ये हर संरचना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये बात तो यहाँ पे गलत हो गया कि सिस और ट्रांस सतह आपस में जुड़े नहीं होते हैं, या क्योंकि जुड़े थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। गलत। गोल्जी काय के कार्य, तो गोल्जी काय के कार्य हैं, देखिए 3 कार्य हैं। संशोधन करना, संशोधन करना, परिवहन करना, परिवहन करना, और संवेष्टन भी होता है, संवेष्टन, और श्रावण, श्रावण, ठीक। संवेष्टन, संशोधन, परिवहन, श्रावण, संवेष्टन, ठीक। दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण केवल अंतः कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाता है? क्या गोल्जी उपकरण कोई भी पदार्थ को केवल अंतः अंदर ही पहुंचाता है या बाहर भी पहुंचाता है? तो उत्तर गलत, बाहर भी पहुंचाता है। गलत, बाहर भी पहुंचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, सामग्री डैश के रूप में पैक होता है? जो सामग्री बनता है गोल्जी काय में वो किस रूप में पैक होता है? तो एक छोटा सा पुटिका के रूप में पैक होता है। पुटिका के रूप में, पुटिका के रूप में पैक होता है। सामग्री गोल्जी काय उपकरण के डैश सिरे के साथ संगठित होता है और डैश सिरे के साथ गति करता है। मतलब किस सिरे में बनता है और किस सिरे से निकलता है? तो सिस सिरे से बनता है और ट्रांस सिरे से निकलता है। तो उत्तर हो जाएगा हम लोग का सिस सिरे से ट्रांस सिरे की ओर, ट्रांस सिरे की ओर। ओके, गोल्गी उपकरण डैश और डैश का निर्माण करता है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गोल्गी उपकरण ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। ओके, आप बात को समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 124 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 124 में लाइसोसोम झिल्ली से बंधे नहीं होते हैं। अब लाइसोसोम का क्वेश्चन हम लोग का आ गया है। लाइसोसोम झिल्ली से बंधे नहीं होते, आप सब पढ़े हैं। लाइसोसोम एकल झिल्ली से बंधे होते हैं, लेकिन झिल्ली से तो बंधा है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया? सही, गलत हो गया, गलत, गलत। लाइसोसोम झिल्ली से बंधे होते हैं, लेकिन यहाँ दिया है नहीं बंधे होते हैं। लाइसोसोम डैश में डैश की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो लाइसोसोम गोल्जी काय में संवेष्टन की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, संवेष्टन की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम डैश एंजाइम से भरपूर होते हैं। तो लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरपूर होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरपूर होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम का पाचन करता है। आइए अगला क्वेश्चन, इसके एंजाइम अम्लीय या क्षारीय पीएच पर बेहतर रूप से सक्रिय होता है। इसके जो एंजाइम होते हैं किस पीएच पर, अम्लीय पीएच पर या क्षारीय पीएच पर बेहतर रूप से सक्रिय होते हैं? तो हम सब जानते हैं कि अम्लीय पीएच पर बेहतर रूप से सक्रिय होते हैं इसके, ठीक, अम्लीय पीएच पर, ठीक। ओके, लाइसोसोमल एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को पचा नहीं सकता। अरे भाई, सबको पचा सकता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो ये बात भी नहीं पचा सकता है, गलत बात हो गया ये। अगला क्वेश्चन, रसधानी में क्या होता है? तो रसधानी में हम सब जानते हैं कि रसधानी में होता है जल हो गया, अपना रस हो गया,
उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ लिखना था, माफी चाहूँगा, अपशिष्ट पदार्थ, जल रस अपशिष्ट पदार्थ और कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है जो कोशिका के लिए अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है, वो सारी पदार्थ रसधानी में उपस्थित होता है। ओके, चारों चीज़ें हमने लिखा। रसधानी झिल्ली क्या कहलाती है? रसधानी की जो झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। यही पूछ रहा था क्या कहलाता है, तो टोनोप्लास्ट कहलाता है, टोनोप्लास्ट। पादप कोशिका में रसधानी कोशिका का डैश प्रतिशत स्थान घेरता है? पादप कोशिका रसधानी का 90% भाग छेकता है। रसधानी पादप कोशिका का 90% भाग घेरता है। टोनोप्लास्ट क्या करता है? तो सबको पता होगा कि कुछ पदार्थ और आयन का, पदार्थों और कुछ पदार्थों और आयन का परिवहन करता है सुगमता पूर्वक, परिवहन करता है सुगमता से। आइए अगला, कुछ आयन की सांद्रता रिक्तिका की तुलना में कोशिका द्रव में अधिक होती है। कुछ आयन की सांद्रता रिक्तिका की तुलना में कोशिका द्रव में अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है, अधिक होती है। संकुचनशील रसधानी डैश में मौजूद है और डैश के लिए महत्वपूर्ण है। तो संकुचनशील रसधानी किस में मौजूद है? अमीबा में मौजूद है और उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अमीबा में मौजूद है और उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, खाद्य रसधानी किस में पाया जाता है? खाद्य रसधानी प्रोटिस्टा में पाया जाता है, प्रोटिस्टा, अपना प्रोटिस्टा जो जगत है उस जगत में अधिकतर पाया जाता है। ठीक।